बड़ी खबर सुबह की। चीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं भारत के जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने या फिर घायल होने की भी खबर आ रही है। और इस बीच ये भी बता दें कि आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर सभी पोस्ट को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, लद्दाख में भी सभी पोस्ट को अलर्ट जारी किया गया है। सभी 180 से ज्यादा बीओपी पर अलर्ट किया गया है। चलेंगे सीधा मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ धारचूला से जुड़ चुके हैं। मंजीत, जानना चाहेंगे अभी फिलहाल हालात क्या है, क्योंकि कल की झड़प के बाद अभी वहां पर तस्वीर क्या दिख रही है? नवजोत, जबरदस्त तनाव है पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला इलाके में। दोनों जो 15 तारीख देर रात की जो घटना है उसके बाद से और इस वक्त अगर भारतीय सैनिकों की बात करें, जो पार्थिव शरीर है उनको लेह लाया जाएगा, जहां पर अंतिम सलामी दी जाएगी। लेकिन गलवान नाले के आसपास सेना की मुस्तैदी है और चीनी सेना भी वहां पर मुस्तैद है। कल चीनी सेना की तरफ से अपने जो उनके जो सैनिक मारे गए हैं 40 से ज़्यादा, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई थी। लेकिन अभी हमारी तरफ से अगर बात की जाए तो जो टॉप कमांडर्स हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। और यहाँ पर दिल्ली में थोड़ी देर बाद 10 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक लेने वाले हैं तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ। लेकिन सेना ने कल देर शाम अपने स्टेटमेंट में भी इस बात को साफ किया था नवजोत कि हमारे जो 20 सैनिक मारे गए हैं और इस वक्त जो सरहद पर हालात हैं उन सब के बीच सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और एक भी इंच जमीन को लेकर सेना पीछे नहीं हटेगी। तो एक तरह का सेना की जो मुस्तैदी है, सेना का जो इस घटना को लेकर एक आक्रोश है, उसको भी देखना होगा। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, चाहे पूर्वी लद्दाख के गलवान नाला इलाके की बात करें या फिर दिल्ली मुख्यालय की। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना मंजीत की, देखिए जिस तरीके से 6 जून को तो यही तय हुआ था कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाएगा। हमारी तरफ से तो बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने के लिए कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उधर चीन पूरी तैयारी के साथ बैठा था। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र में भी इसको लेकर अब बातचीत हो रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी उस पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, कल भी मैराथन बैठकें चली हैं, रात भर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बीच अलग से भी बैठक हुई है। क्या कुछ निकलता सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल नवजोत, कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बातचीत हुई और उससे पहले सीसीएस की बैठक हुई। इस सीसीएस की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके बीच में गहन चिंतन हुआ और जो पूरी सिचुएशन थी उसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ब्रीफ किया गया प्रधानमंत्री को और पूरी सिचुएशन बताई गई। और उसके बाद अगर हम देखें, जो बात मंजीत बता रहे थे कि सेना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आई है कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और भारत कूटनीतिक स्तर पर भी इस मामले को उठाएगा और ये बताएगा कि चीन किस तरीके से जो है वो बातचीत के जरिए पहले मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन अब जिस तरीके से उसने हमारे सैनिकों पे हमला किया और हमारे सैनिकों के साथ जो है इंजरी हुई है, और उसके बाद अब कूटनीतिक स्तर पर भी भारत इस पूरे मामले को उठाएगा। ये कह सकते हैं कि भारत ने पूरी तरीके की तैयारी कर ली है दोनों स्तरों के ऊपर। ना तो सेना पीछे हटेगी और डिप्लोमेटिक स्तर के ऊपर जो है वो भारत चीन को एक्सपोज करेगा। हालांकि तैयारी मंजीत पहले से भारत की तरफ से भी थी, क्योंकि अगर चीन में देखा जाए जिस तरीके से बॉर्डर पर तैनाती हुई, भारत ने उतनी ही फोर्सेस को वहां तैनात किया। लेकिन अब आईटीबीपी ने भी कह दिया है तमाम जितने भी बॉर्डर्स है जो चीन से लगते हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। नवजोत, मैं इस वक्त धारचूला हूं जो चीन से लगने वाली सरहद है और यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से देखें और खासतौर से कल की घटना के बाद सेना की जो आवाजाही है वो बढ़ी है। हालांकि पहले से ही, क्योंकि भारत को चीन की सेना की इस बात की आशंका थी और न सिर्फ पूर्वी लद्दाख बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल तक लगने वाली जो सरहद है चीन से, उस पर अतिरिक्त ब्रिगेड लगाई गई थी, सेना की अतिरिक्त डिवीजन की तैनाती की गई थी। तो वो आशंका और सेना और एजेंसियों को इस बात की आशंका भी है कि चीन न सिर्फ
सिर्फ पूर्वी लद्दाख बल्कि दूसरे सेक्टर में भी अपनी सेनाओं को एक्टिव कर सकता है। तो उसकी तैयारी सेनाओं ने पूरी तरह से की है। एक तरह से कह सकते हैं कि युद्ध जैसे जो तैयारी होती है सेना की, उस स्तर की तैयारी इस वक्त की हुई है। और इस वक्त जिस तरह का जबरदस्त तनाव पूर्वी लद्दाख में है, तो सेना की तरफ से ये साफ कर दिया है कि सेना युद्ध जैसे मोर्चे के लिए इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। और चीन की किसी भी हरकत को, जिस तरह की हरकत चीन ने 15 तारीख को की, उस तरह की हरकत का दोबारा अगर चीन की तरफ से की जाती है उसका भी जवाब दिया जाएगा। और जो हरकत जब बातचीत के बीच लोकल कमांडर स्तर की बातचीत नवजोत 15 तारीख को चल रही थी और उसके बाद चीन की तरफ से बातचीत के बीच में वहां पर कुछ मूवमेंट हुई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने इस तरह से दिया। हालांकि भारतीय सेना को भी इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो चीन ने आखिरकार दिखा दिया है कि वो भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटने के वायदे से पलटने वाले चीन ने बातचीत के लिए गए भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना के बयानों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन में झड़प मई महीने के पहले हफ्ते में भी हुई थी, लेकिन 1.5 महीने बाद जब तनाव कम करने की कोशिश जारी थी, तब ऐसी हिंसक झड़प होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। 6 जून को हुई बातचीत से पहले ही तय हुआ था कि चीन के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे नहीं हटे तो सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर सोमवार की रात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू चीनी सैनिकों से बात करने पहुंचे। बातचीत के दौरान चीनी सैनिक पीछे हटने के मूड में नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर मामले को बिगड़ने दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चीनी सैनिक उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि मामला गर्म हो, क्योंकि उन्होंने बातचीत करने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को डंडों, पत्थरों और कंटीले तारों से लिपटे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से 3 गुना ज्यादा थी। इस वजह से चीन के सैनिकों ने भारत के कमांडिंग ऑफिसर और उनके जवानों पर बुरी तरह हमला किया। ये झड़प करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान कर्नल बी संतोष बाबू बुरी तरह से घायल हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक कुल 20 सैनिक शहीद हो गए। सेना ने बयान जारी कर बताया, 15-16 जून की रात यहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। वहां से वो अब पीछे हट गए हैं। 17 भारतीय जवान जो कर्तव्य निभाने के दौरान झड़प की जगह पर गंभीर रूप से घायल हुए थे और ऊंचाई वाले इलाके में 0 से नीचे तापमान को झेल रहे थे, उन्होंने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। इससे इस कार्रवाई में शहीद होने वालों की संख्या 20 हो गई है। भारतीय सेना देश के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें चीन के कई सैनिकों की जान चली गई। दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं, 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके श्योक नदी से मिलती है। और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहाँ पर ये विवाद हुआ है, जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है। इस बीच भारतीय सेना के 3 इन्फेंट्री डिवीजन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। चीन के कहने पर दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई। इधर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और CDS बिपिन रावत मौजूद थे। विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने PM मोदी से फोन पर बात की और उन्हें गलवान में हुई घटना पर ब्रीफ किया। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने PM मोदी से मुलाकात की। लद्दाख में हुई झड़प पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 जून को सीनियर कमांडरों के बीच तनाव कम करने पर बातचीत हुई थी
और उसके बाद लोकल कमांडरों के बीच लगातार बातचीत जारी थी, लेकिन चीन ने वादे को पूरा नहीं किया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हमें उम्मीद थी कि ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष गलवान घाटी में नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर बनी आम सहमति से पलट गया। 15 जून 2020 की देर शाम और रात को एक हिंसक झड़प हुई, क्योंकि चीनी पक्ष ने वहां की यथास्थिति को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। अगर उच्च स्तर पर हुए समझौते का पालन सावधानी से किया जाता तो दोनों पक्षों को जो जानी नुकसान हुआ उसे रोका जा सकता था। ये कैजुअलिटी जो है दोनों साइड की अवॉइड हो सकती थी अगर चाइनीज साइड यूनिलेटरली उस स्टेटस को बदलने की करने की कोशिश नहीं करती। जो ये स्कर्मिश हुआ है उसके कारण जो है चाइना है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है वो भी चाइना की वजह से है। भारत ने साफ किया कि उसकी गतिविधियां हमेशा नियंत्रण रेखा के भीतर अपने ही हिस्से में होती हैं और चीनी पक्ष से भी ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन ऐसी उम्मीदों को लगातार तोड़ता आया चीन इस बार तमाम हदों को पार कर गया है। इस वजह से ही 45 साल में भारत चीन के बीच सबसे हिंसक झड़प हुई है। सोनमर्ग में अशरफ आनी और शुजाउल हक के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो पूर्वी लद्दाख में इस बार चीन ने एक साथ कई इलाकों में नियंत्रण रेखा की मर्यादा को तोड़ा है। मई महीने की शुरुआत में कई इलाकों में चीन के सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। चीन को इस बात से आपत्ति थी कि वो अपने इलाके में सड़क और पुल क्यों बना रहा है। पूर्वी लद्दाख की जिस गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई वहां गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। पिछले कई साल से गलवान घाटी में टेंट लगाना चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की रणनीति का हिस्सा रहा है। लेकिन हर बार चीन के सैनिक विवाद वाली जगह तक आकर पीछे लौट जाते थे। इस बार अप्रैल महीने में वो यहीं टेंट लगाकर जम गए। यही नहीं, उसने अपने सैनिकों की संख्या को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने भी चीन के मुकाबले उतनी ही संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। आखिर चीन इस बार यहां आकर क्यों बैठा? दरअसल वो नहीं चाहता था कि भारत उसकी ही तरह अपने हिस्से में सड़क बनाए और LAC तक आसानी से पहुंच जाए। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहां बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाए। इससे पहले 5 से 6 मई को चीन के सैनिक लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़ गए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने LAC को पार कर लिया था और पैंगोंग झील, गलवान घाटी और डेम चौक के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। तनातनी के बाद शुरू हुई बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने इलाके में डटा रहेगा और सड़क निर्माण को भी नहीं रोकेगा। दूसरी तरफ उसने साफ कर दिया कि चीन को पैंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और डेम चौक में पीछे हटना होगा। पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 तक आकर बैठा चीन वहां से फिंगर 8 पर जाने को तैयार नहीं था। लगातार बातचीत का दौर जारी था, लेकिन चीन समझौतों से पलट गया और इस वजह से गलवान में इतना खून खराबा हुआ। लद्दाख में अशरफ आनी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन की सेना ने भारत को धोखा दिया है और बातचीत करने गई फौजी टुकड़ी पर हमला किया। और इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कैसे चीन की सेना से बड़ी साजिश के तहत हमारे जवानों पर धोखे से हमला हुआ और क्या थी चीन के खेल की इनसाइड स्टोरी।
धोखेबाज चीन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो पीठ पर खंजर घोंपने की अपनी नीयत से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। उसकी फितरत ही ऐसी है, वो दोस्ती की आड़ में धोखे की चाल चलता है। लद्दाख में उलझता है, अरुणाचल में परेशानी बढ़ाता है। हमारे जांबाज अफसर और जवानों की शहादत के पीछे की कहानी सुनेंगे तो चीन की बदनीयती का खौफनाक चेहरा सामने आ जाएगा। सरहद पर तनाव के बीच ये तय हो गया था कि 15 जून को एलएसी के पास सरहद पर चीन सेना का जमावड़ा कम होगा। चीन की सेना गलवान क्षेत्र में अपने इलाके में वापस लौटेगी। दोनों पक्षों के बीच पहले से सहमति थी कि 16 जून को भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों की बैठक से पहले चीन की सेना पीछे हटेगी ताकि अच्छे माहौल में आगे की बात हो सके। लेकिन इस सहमति के बावजूद जब चीन की सेना में कोई हरकत नहीं दिखी तो 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सेना का छोटा दल चीनी पक्ष के साथ बातचीत के लिए गया। चर्चा के दौरान चीनी सेना पीछे हटने के मूड में नहीं दिखी। वो जानबूझकर टाल मटोल करते रहे। खबर है कि इसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों को घेर लिया और लाठी, पत्थरों और कांटेदार तार से हमला करने लगे। इस भिड़ंत के दौरान एक भारतीय जवान की तुलना में मौके पर चीन के 3 जवान थे। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने अचानक किए गए इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब 3 घंटे तक दोनों पक्षों में झड़प होती रही। इस हाथापाई में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को गंभीर चोटें आईं। झड़प शुरू होने के बाद भारतीय सैनिकों की दूसरी टीम मौके पर पहुंची और फिर सेना ने चीन के इस धोखे पर करारा जवाब दिया। खबर है कि भारतीय सेना के पलटवार में चीनियों को भारी नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक सेना की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने ये गुस्ताखी नहीं की है बल्कि गुनाह किया है। पहले हमारी जमीन पर कब्जा और अब दबंगई। लेकिन अब चीन को समझ लेना चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा भारत। उसकी हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा क्योंकि ये 2020 का भारत है। धारचूला से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर क्यों चीनी सेना ऐसी हिमाकत पर उतर आई है? आखिर क्यों चीन भारत की सीमा में घुसपैठ पर आमदा है? क्या चल रहा है बॉर्डर पर? कैसे चीन और भारत की सेनाओं के बीच गलवान में हिंसक झड़प हुई? पूरा मामला हम आपको तफसील से समझा रहे हैं। हमारे सहयोगी राहुल कंवल। ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अक्साई चीन का इलाका है जो कि चीन के नियंत्रण में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का इलाका है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जो मेन रोड है वो लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, वहाँ से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री जो कि बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ से गुजरते हुए दरबुक तक आती है। दरबुक एक गांव है और यहाँ से शुरू होती है बेहद अहम दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क जिसको DSDBO रोड कहते हैं। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये श्योक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नजदीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है श्योक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नजदीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ के मैं आपको और नजदीक लेके चलना चाहता हूँ। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके श्योक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है जहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर भारतीय सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक कल रात को उनकी मौत हुई। मैं आपको दिखाता हूं कि चाइनीज आर्मी असल में आई कहां से। ये है ह्यूशन बेस, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चीनी आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। उसका ये
बटालियन हेडक्वार्टर्स है, वहां से निकलकर 2 चाइनीज पोस्ट हैं, ये 1 और 2। और इस चाइनीज पोस्ट से इस पक्की सड़क के रास्ते 2016 तक चाइनीज आर्मी ने यहां तक अपनी पक्की सड़क बना ली थी, उसके आगे कच्चा रास्ता था। और इस कच्चे रास्ते के आगे आते आते चाइनीज आर्मी अब गलवान नदी के बीच में नाले के साथ साथ ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई। साधारण तौर पर हमारी जो सेना है उसकी टुकड़ी निकलती है, इन पहाड़ों की पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द गश्त करती है, वापस इस पेट्रोल पोजीशन पे चली अपने बेस पे चली जाती है। चाइनीज आर्मी भी इसी तरह से करती है। उनको फायदा ये है कि उनके यहाँ पे सड़क बनी हुई है तो वो गाड़ी के रास्ते आते हैं, यहाँ पे चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफा अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई। अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने न केवल यहाँ पर जो टुकड़ी थी बल्कि बाकी भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट है उसको मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिए, यानी कि जितने चीन की तरफ से डिप्लॉयड हैं, चाहे वो हथियार हो, सैनिक हो, उतने ही भारत ने अपनी तरफ से डिप्लॉय कर दिए। असल में मसला क्या है, ये जो सड़क है DSDBO रोड जिसको कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने इक्विपमेंट को आगे दौलत बेग ओल्डी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले मैप पे, चीन की जो सड़क है वो एकदम पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक तक आती है। हमारी सड़क, ये आपको इस मैप पे तो छोटा लग रहा है लेकिन असल में यहाँ पर 8 किलोमीटर का फासला है। तो हमारे जो सैनिक है उनको पोस्ट से निकलकर पैदल चलते पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाना पड़ता है, जबकि चीनी सैनिक मजे से अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तो इंडिया की कोशिश ये है कि उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारी भी सड़क ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहाँ बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाएं, हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी तरफ है, ये तो हमारी जमीन है, ये तो विवाद में भी नहीं है। ये है पोस्ट 1 पोस्ट 2। हमारा कहना है आप इस पोस्ट पर रहते, आप अपने पोस्ट पे वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पे वापस चले जाएंगे। लेकिन चाइनीज का कहना है कि हमें तो यहीं पे रहना है। ये भारत को मंजूर नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटस को बना रहा है अब तक इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, उसका ये उल्लंघन है। इसलिए हमारी ये जिद है कि आप जहां पर हैं आप वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पर वापस जाएंगे और हमें अपनी तरफ जो सड़क बनानी है वो हम बनाएंगे, उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है। चीन की चाल सिर्फ LAC पर ही नहीं रुकी है बल्कि वो नेपाल को भी भड़का रहा है। 208 साल पुराना भारत नेपाल का रिश्ता वहां भी भेद पैदा करने में लगा हुआ है। चीन की चालाकी को नेपाल ने भारत से दोस्ती को दगा देने का हथियार बना लिया और चीन की वो कूटनीति आज भारत के साथ नेपाल के सीमा विवाद के रूप में खड़ा हो चुका है। जिस वक्त भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का जवाब दे रहा था, उसी दौरान नेपाल ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया जो भारत के साथ संबंधों पर धोखे का नया वकालतनामा साबित हुआ। 18 मई को जारी नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका दिखाया। भारत ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया तो नेपाल प्रलाप करने लगा। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसके 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया। यहाँ तक कि उस नक्शे को सबूत मानने के मकसद से नेपाल सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बना दी। तो दूसरी तरफ बिहार से सटे बॉर्डर पर नेपाली खुराफात बढ़ गई। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री KP ओली चीन के काफी करीब माने जाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और नेपाल में ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में है। नेपाल और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो राजा थे नेपाल के, उनको एक जो रॉयल फैमिली मैसेकर में वो मारे गए। उसके बाद नेपाल के अंदर माओवाद इंसर्जेंसी जो चाइना से स्पॉन्सर्ड थी 2006 तक चली और उसके बाद जब टॉक्स हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो इस माओवादी इंसर्जेंसी से ही
बाहर आई थी, वो आज की डेट में पावर है। चीन ने एक तरफ लद्दाख में भारत से पंगा लिया तो दूसरी तरफ नेपाल को उकसा दिया, जिसने सुगौली संधि के हवाले से भारतीय भूखंड को अपना बताना शुरू कर दिया। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि यह इलाका 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें बिहार का तिरहुत वाला इलाका भारत में आया और बदले में विराटनगर जैसा मैदानी इलाका नेपाल को मिला। साथ ही कालापानी से निकलने वाली महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा का आधार बनाया गया। लेकिन नेपाल अब विवाद कर रहा है कि नदी की भारत के तरफ वाली तीसरी धारा तक उसका इलाका है, जबकि उसका इलाका पहली धारा तक ही सिमटी है। लेकिन नेपाल को न तो इतिहास की परंपरा दिखती है, न भूगोल की लकीरें। सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से, वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। चीन की शह पर चलने वाली नेपाल सरकार का विरोध नेपाल में ही होने लगा। वहाँ की समाजवादी सांसद सरिता गिरी ने नेपाल के झूठ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट तक की गई। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया। भारत के साथ नेपाल का ऐतिहासिक नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है। यही वजह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत दौरे पर आए थे तो भारत के बाद वो सीधे नेपाल गए थे। ये बीते 23 साल में नेपाल में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। नेपाल दौरे में जिनपिंग ने 20 समझौते और $50 करोड़ की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। लेकिन $50 करोड़ की कीमत पर नेपाल उस रिश्ते को मारने चला है जो प्रधानमंत्री मोदी नेपाल से जोड़कर आए थे। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। आज तक ब्यूरो।